नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बजट से जुड़ी बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वां बजट पेश किया और बजट में मिडिल क्लास के लिए आज बड़ा ऐलान हुआ है। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, यानी कि हर महीने जो 1 लाख रुपए तक की जिनकी आय है उन पर कोई टैक्स नहीं। और इसके बाद के टैक्स स्लैब को समझिए, 4 से 8 लाख तक की आय पर 5% इनकम टैक्स। ये न्यू टैक्स रिजीम में ये नया टैक्स स्लैब है, उसके तहत 12 से 16 लाख तक की आय पर 15% इनकम टैक्स, 16 से 20 लाख की आय पर 20% इनकम टैक्स और 20 से 24 लाख पर ये 25% तक जा रहा है। उसके बाद 30%, 30% का टैक्स है, यानी 12 लाख रुपए तक की आय वालों को 71,500 रुपए का फायदा होगा। 13 लाख की वार्षिक आय वालों को 21,000 का फायदा, 15 लाख की आय वालों को 32,500 रुपए का फायदा होगा और 18 लाख तक की आय वालों को 70,000 तक का फायदा यहां दिखाई दे रहा है। इस पूरे बजट को समझेंगे, डिकोड करेंगे, इसके लिए बड़ा पैनल हमारे साथ है। 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिवाकर पांडे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज गुप्ता जी अर्थशास्त्री, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण कुमार टैक्स एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिवाकर पांडे जी, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल हमसे लोग पूछ रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक की जो आय है वो अब उस पर टैक्स नहीं देना है, फिर ये 4 से 8 लाख रुपए तक पे 5%, उससे ऊपर पे 10%, ये क्या है भाई? ये लोग बार बार पूछ रहे हैं। सामान्य आदमी, कॉमन मैन को जरा समझाइए। जनता टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि ये आम बजट था तो वाकई ये आम आदमी के लिए बजट बनाया गया है। और जहां तक बात हो रही है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो आम आदमी जो है वो जो कि 10 से 12 लाख तक कमाता है तो उसको वाकई में कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन जो 12 लाख से ऊपर कमाते हैं, किसी का 13 लाख है या 14 लाख है, उनके लिए स्लैब अप्लीकेबल होगा कि 0 से 4 लाख तक कितना देना है, 4 से 8 इतना देना है, 8 से 12 इतना देना है। अगर किसी की इनकम 12 लाख है उससे कम है तो उस पर टैक्स तो लगेगा, लेकिन जितना भी टैक्स आएगा 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, उसका उसको पूरा छूट मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 लाख तक किसी की इनकम है, 12 लाख उससे कम है, एग्जैक्ट 12 लाख मान लेते हैं, तो उसकी टैक्स करीब 70-80 हजार रुपए बनेगी। तो वो पूरा छूट उसको मिल जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं इसका और थोड़ा सिंपल वर्जन में जानना चाह रहा हूं। 12 लाख रुपए से कम है, 10 लाख 11 लाख रुपए है, तब भी सीए साहब के पास जाना पड़ेगा? नहीं, टैक्स तो भरना जरूरी है, आईटीआर भरना जरूरी है, लेकिन इसमें टैक्स नहीं लगेगा। आईटीआर भरना जरूरी है क्योंकि आईटीआर जब तक आप दाखिल नहीं करेंगे तो समस्याएं होंगी। आईटीआर भरना फिर भी जरूरी होगा, लेकिन टैक्स नहीं देना है आपको। अच्छा, टैक्स नहीं देना है। चलिए, ये बड़ा सिंपल आपने समझाया। मैं फिर और आता हूं और 2-4 जैसे सवाल हमारे पास आएंगे, हम पूछेंगे। पंकज गुप्ता जी, ये बजट, जब ये एक आइडिया दिया जा रहा है कि सरकार ने जो ये छूट का दायरा बढ़ा दिया है, इससे उसे 1 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। अब जब स्थिति ऐसी है और जो हम ग्लोबल जो सिचुएशन देख रहे हैं, वैश्विक चुनौतियां देख रहे हैं, इसे आप बोल्ड स्टेप मानेंगे सरकार का? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, इस बार जैसे ही बजट की अनाउंसमेंट हुई है और मोदी जी ने कल बजट सेशन शुरू होने से पहले माँ लक्ष्मी को याद करते हुए जैसे बताया कि भी इस बार हम स्मॉल और मीडियम जो जो हम जिन्हें कहते हैं कि गरीब लोगों के लिए और जो मध्यम वर्ग है उनको एक रिलीफ देंगे। तो हर समाज के हर आदमी के मन में एक आकांक्षा जगी कि भी एक 10 लाख रुपए तक का टैक्स का रिलीफ दिया जाएगा। परंतु जैसे ही बजट आया तो बजट में जो ये टैक्स 12 लाख रुपए तक का इन्होंने फ्री किया, टैक्स फ्री किया, तो समाज में एक बड़ा उत्साह का एक वातावरण है। कोई भी व्यक्ति इसको इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था कि 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। और ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और ये दिस इज वेरी वेलकम स्टेप बाय फाइनेंस मिनिस्टर और हम इसका स्वागत करते हैं। जी गुप्ता जी, लेकिन मेरा इसमें एक सवाल है कि जो मैं कह रहा था, जो ये ग्लोबल सिचुएशंस है उन सबके बीच में सरकार को पैसे की जरूरत है। सरकार इतना बोझ सहने की सिचुएशन में थी, ये माना जाए, और ये फैसला इंडियन जो अपनी जीडीपी है
उसकी रफ्तार को बढ़ाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें कि इस टैक्स जो टैक्स में एग्जम्पशन दी गई है, इससे आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा, जी। और वो पैसा जो उसके पास आएगा वो उसको मार्केट में खर्च करेगा। देखिए, मैक्सिमम जो टैक्स रिबेट मिली है वो 80,000 रुपए तक मिली है। तो जो 80,000 वाला आदमी है, या तो वो जाके पंखा खरीदेगा, या अपना टू व्हीलर परचेज करेगा, या कोई फर्नीचर परचेज करेगा, या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट परचेज करेगा, कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई फोर व्हीलर लेगा। तो इससे ग्रोथ, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, आपकी आपके जो जनरल यूज की कंजम्पशन की चीजें है, सभी सभी की डिमांड बढ़ेगी। सभी की डिमांड बढ़ने से उनकी सेल बढ़ेगी, और गवर्नमेंट को उस उन सभी आइटम्स की सेल के ऊपर जीएसटी मिलेगा। तो इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं आने वाला। गवर्नमेंट को रेदर डिमांड बढ़ेगी और जीएसटी बढ़ेगा उनका। तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। प्रवीण कुमार जी के पास चल रहे हैं। प्रवीण जी, आज निर्मला सीतारमण जी ने एक बात कही, वो ये कि नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आने वाला है। आज जो हुआ वो क्लियर कट है, स्पेसिफिक है, स्पष्ट है, या नया इनकम टैक्स बिल जो है उसमें असली चीजें सामने आएंगी? नमस्कार वरुण जी। नमस्कार। ये जो नया टैक्स बिल का जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये पहले भी डिस्कशन हो चुका है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि अभी आज की डेट में अगर आप इनकम टैक्स को देखें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। काफी, जैसे आपने ही ये क्वेश्चन पूछा कि ये 12 लाख का एग्जेम्पशन है और उधर से 4 लाख और 6 लाख 8 लाख ये इतने स्लैब हैं, तो ये बड़ा आसान नहीं है समझना। तो इसके लिए उन्होंने पहले भी इंडिकेट किया था और आज बजट स्पीच में भी बोला है कि नया जो टैक्स बिल है, जो नया एक्ट बनेगा, उसमें चैप्टर्स और वर्ड्स और सब चीज ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन होगा और इसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है वरुण जी। पहले बिल आएगा, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होंगे, फिर उसके बाद अमेंडमेंट होंगे, उसके बाद जाके ये पूरा होगा। लेकिन इन बिटवीन टैक्स कलेक्शन करना है गवर्नमेंट ने, इन बिटवीन राहत देनी है। तो ये मेरे ख्याल से एक बेस बनाया गया है। तो जो नया टैक्स बिल आएगा वो यहां से टेक ऑफ करेगा। तो आज की जो अनाउंसमेंट्स हैं, चाहे वो टीडीएस को रिड्यूस करने से रिलेटेड हैं, टीसीएस से रिलेटेड हैं, हाउस प्रॉपर्टी में दो हाउस को एग्जेम्प्ट करने की प्रोविजंस हैं, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड प्रोविजन है, उनके टीडीएस को जो एग्जेम्पशन लिमिट है या टीडीएस की जो कट ऑफ लिमिट है उसको डबल करने की बात हुई है। जितने भी ये सारे बातें हो रही हैं, ये सारी एक बेस बना रही हैं जो नए टैक्स बिल के अंदर यहां से शुरुआत होगी। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप, एज माय अदर फेलो कलीग्स हैव आल्सो सेड। जी। बट टैक्स बिल के अंदर हमें देखना होगा कि क्या मेजर मूवमेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शेयर मार्केट ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं है। उनको लगता है कि स्पेसिफिक सेक्टर पे इतना जोर नहीं दिया गया, कॉर्पोरेट की तरफ इतना जोर नहीं दिया गया। प्राइमरीली फोकस मिडिल क्लास एम्प्लॉयज पे रखा गया है या मिडिल क्लास पे रखा गया है। लेकिन ये वाला जो नया टैक्स बिल आने वाला है, इसके बारे में बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब तक ये आ नहीं जाता है, अगले हफ्ते में आ जाएगा, तब तक हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बट इतना उन्होंने बता दिया है कि ये सिंप्लीफाइड वो वर्जन आएगा तो होगा। प्रवीण जी उस पर भी आपसे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। मैं आता हूं आपके पास। राजकुमार सिंह जी, एक ऐसा सरकार स्टेप ले, अपोजिशन कह रहा है 10 लाख तक करिए, सरकार 12 लाख पहुंच जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दे, 13.25 लाख तक जोड़ जाए, सरकार इतनी आगे तक जाए, इतना बोल्ड स्टेप उठाए, मतलब सरप्राइज जैसे सरकार पहले करती रही है। सरप्राइज ये करती थी कि लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी, ये तो उम्मीद से ज्यादा हो गया। इतना बोल्ड स्टेप सरकार लेगी, इसके पीछे की वजह क्या दिखती है आपको? देखिए, एक तात्कालिक वजह अगर आप देखें
तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। इस देश में अगर किसी राज्य में सबसे बड़ा मध्यम वर्ग का आकार है, मिडिल क्लास का साइज है, तो दिल्ली में है। जी। लेकिन मान लेना चाहिए कि एक राज्य के चुनाव के मद्देनजर देश का बजट नहीं बनता होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास को लुभाने के लिए जो दांव चला, उसमें केंद्र सरकार से कई तरह की मांगे की थी कि मिडिल क्लास को राहत देनी चाहिए। अब दूसरी बात कि जो राहतें दी गई हैं उसमें दो राय हैं। एक तो सारे लोग स्वागत कर रहे हैं, स्वागत तो करना ही चाहिए। जो देश में हालात हैं और मिडिल क्लास के जो हालात हैं खास तौर पर, उसमें जो भी राहत मिली है उसका स्वागत करना चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा होता है। मिडिल क्लास की हालत इस देश में पिछले कुछ सालों में बहुत बुरी रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं। आप कोरोना से शुरू कर लो, अभी तक वो हाल जारी है, तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। लेकिन क्या ये राहत वाकई पूरे मिडिल क्लास को है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इसका सीधा सीधा लाभ इनकम टैक्स में जो भी राहत मिलने वाली है वो मिलता है टैक्स पेयर को। और 145 करोड़ की आबादी में हमारी टैक्स पेयर मेरा ख्याल है बमुश्किल 3.5-4 करोड़ है। तो क्या टैक्स से जो मिलने वाली राहत है पूरे मिडिल क्लास को मिलने वाली है? ऐसे में सवाल उठता है कि मिडिल क्लास के बड़े कंसर्न है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उसको एड्रेस करने के लिए कोई न कोई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों फ्रंट पर सरकार को स्टेप उठाने होंगे। तब इन राहतों का पूरा फायदा जनता को भी मिलेगा और सरकार को भी मिलेगा। आप एक सवाल पूछ रहे थे कि 1 लाख करोड़ का राजस्व घटेगा इससे या सरकार के जो आय है वो कम होगी। तो अगर सरकार कारपोरेट टैक्स कम करके कई लाख करोड़ की राहत दे सकती है, कारपोरेट हाउसेस को लोन रीएडजस्ट करके राइट ऑफ करके कई लाख करोड़ की राहत दे सकती है, तो 1 लाख करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है जब आप मध्यम वर्ग की बात करते हैं, टैक्स पेयर की भी बात करते हैं। और तीसरी बात जो आपके टैक्स एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि कुल मिलाकर के अगर पैसा आम आदमी के हाथ में होगा, उपभोक्ता के हाथ में होगा, तो जाएगा मार्केट में ही, इकोनॉमी नहीं। लेकिन ये मोटी समझ सरकार को इतनी देर से क्यों आई कि अगर मेरे आपके पास, आम आदमी के पास पैसा होगा, जेब में पैसा होगा, तो मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाएगा तो इकोनॉमी को गति मिलेगी। तो वो राहत देने की कोशिश तो सरकार को बहुत पहले से करनी चाहिए थी। इसलिए हम कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उम्मीदों से ज्यादा मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। ये और जो आपने कहा कि देर आए, अभी मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, किसी ने लिखा है कि इतना ही बोल्ड डिसीजन लेना था तो फरवरी 2024 में ले लेते, तो आज आपकी सरकार को बैसाखियों की शायद जरूरत ना होती। इसलिए बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ठीक, मैं आता हूं। चलिए दिवाकर पांडे जी, मुझे एक बात बताएं, अब 12 लाख रुपए तक की आय पे टैक्स नहीं देना है, जो 13 लाख वाला है उसको सारा ही टैक्स भरना है, उसको तो, उसके लिए तो कोई राहत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही है ना कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री, अगर 201 है तो फिर पूरे 201 का बिल भरना है, फिर एक का नहीं। तो यहां पर भी वही सिस्टम है ना, 13 पे तो पूरे 13 लाख का भरना है ना टैक्स। नहीं, फिर उसमें क्या है कि जी पहले जैसे क्या था कि 0 से 2.5 लाख टैक्स फ्री था, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, वो स्कीम था। तो रिबेट अभी भी मिलेगा, अगर किसी का 12 लाख से ऊपर है, 13 लाख है, 15 लाख है, 18 लाख है, तो राहत उसको भी मिलेगा। लेकिन जो ओल्ड स्कीम है उससे कम टैक्सेस को देना पड़ेगा। तो राहत सबके लिए है। अच्छा, मुझे जो भी नई स्कीम में रहेगा जी, राहत मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम का भविष्य अब क्या है? अब ये माना जाए कि पुरानी बात हो गई है, या अभी भी कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में, या मुझे लग रहा है विदा हो रही है अब? मीठे जहर की तरह ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे कोई भी नहीं जाएगा। बस केवल आज की डेट में जो भी 5 से 10% या 20% लोग बचे हैं, वो हाउसिंग लोन वाले बचे हैं, या फिर जो मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं 80CCD 80CC, वो सब बचे हैं। बाकी ये ओल्ड स्कीम में कोई बचे नहीं है। जैसा कि मैं पर्सनल, हमारे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, तो 80 to 90% हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो सारे न्यू स्कीम में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें टैक्स बहुत कम है, लगभग आधा टैक्स लगता है। और अब ये जो इन्होंने धमाका किया है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, इसमें तो हमें लगता है कि
95 से 100% भी अब सारे नए स्कीम में जाएंगे। ये क्यों, मतलब अभी जैसे अभी प्रवीण जी बता रहे थे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, और उसके बाद फिर आपके वो जो स्लैब्स हैं। क्या आपको लगता है कि, क्योंकि हम पी चिदम्बरम साहब के जमाने से सुनते आ रहे हैं कि ये टैक्स की व्यवस्था सिंप्लीफाई होनी चाहिए, ये अब तक हो नहीं पा रही है, मतलब क्या मकड़ जाल बन गया है, या वाकई अब सरकार न्यू इनकम टैक्स बिल लाकर इसको सिंप्लीफाई करने की ओर बढ़ रही है? जी, मैं आपको बड़ा सीधा सा बताता हूं कि जो ओल्ड स्कीम था, सारी समस्याएं उसमें थी। सारी समस्याएं उसमें कैसे थी कि 80C का कुछ लोग डिडक्शन लेते थे, 80G का डिडक्शन लेते थे, 80GGC पॉलिटिकल पार्टी का डिडक्शन लेते थे, हाउसिंग रेंट फर्जी क्लेम करते थे, और ये सब चीजें गवर्नमेंट को पता है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। लोग फर्जी जो 1.5 लाख रुपया है उसको तो सब लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो 1.5 लाख का तो छूट लेंगे ही लेंगे, हर कोई जानता है। और नई स्कीम में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। आपका 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, आपको पूरे में फ्लैट टैक्स देना है। तो अब जो लड़ाई झगड़ा था कि हमको छूट मिलेगा नहीं मिलेगा, हम क्या पर्ची बनाएं, क्या रेंट रिसिप्ट लगाएं, क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, तो नए स्कीम में चीजें खत्म हो जाएंगी। और जैसा कि भी हमारे प्रवीण जी बता रहे थे कि जो नया न्यू टैक्स जो नया बिल लाने वाले हैं, तो उसमें इसी के ऐसा कुछ नियम लाएंगे ताकि लड़ाई जो झगड़े हैं वो खत्म रहे। ठीक है, पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं उनसे सवाल भी पूछूंगा। जी पंकज जी प्लीज। जो दिवाकर जी कह रहे हैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, हर रिजीम चले की ज्यादातर उस तरह की डिमांड होती है। जो ये पुरानी रिजीम थी उसमें लोगों को इंकरेज किया जा रहा था कि वो इंश्योरेंस ले, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले, इसके अलावा उनका अपना घर हो तो उसको इंटरेस्ट का बेनिफिट। देखिए हमारे समाज में आज भी ये विडंबना है कि कोई भी अपनी हेल्थ के लिए इंश्योरेंस तब तक नहीं लेता जब तक उसको कोई रिबेट नहीं मिलती थी, या लाइफ इंश्योरेंस लेता था। तो ये, और इसी तरह से कुछ बैंकों में पैसे वगैरह के लिए, तो इस वजह से वो रिजीम थी। अब क्योंकि कारण क्या है कि अब गवर्नमेंट लेवल प्लेइंग फील्ड है, अब गवर्नमेंट को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशंस को ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है फंड की। अब लोग समझने भी लगे हैं, इंश्योरेंस के बेनिफिट भी समझने लगे हैं, तो अब न्यू रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है, तो इसलिए न्यू रिजीम लाई गई है। ठीक है, नहीं मेरा एक सवाल है इसमें, मेरे से भी एक सवाल पूछा गया था शो शुरू होने से पहले, और जैसा अभी राजकुमार जी भी कह रहे थे, जिसकी इनकम 5 लाख 6 लाख रुपए एनुअल है, उसने आखिर क्या पाया बजट में? उसके लिए सरकार ने क्या किया, जिसे हम लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं? क्या उसके लिए इसमें कुछ अभी तक पंकज जी आप ढूंढ पाए हैं? देखिए इसमें फिर मैं कहना चाहूंगा, जो 5 लाख या 6 लाख वाले इनकम है उनको देने का ही कुछ नहीं था, वो कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे थे, तो राहत तो उसी को मिलेगी ना जो कुछ दे रहा है। जो टैक्स दे रहा था, कुछ बड़े कम लोग टैक्स देते हैं, तो राहत भी उन्हीं के लिए बनाई गई है। जो 5-6 लाख वाले लोग हैं, जैसे जो किसान है, जो टैक्स उनकी जिनको एग्जम्प्ट है, तो उनको और स्कीमों में, जैसे उनको हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इस तरह की उनको राहत दी गई है। अदरवाइज राहत का तो मतलब ये है ना कि आप कुछ पे कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ राहत दी गई है। तो 5-6 लाख वाले पहले भी टैक्स नहीं कर रहे थे, तो उसमें उनको कैसे राहत देते? ठीक, आप कह रहे हैं उनको राहत कैसे देते? प्रवीण जी अब एक सवाल आता है, जैसे 5-6 लाख वाला है, मान लीजिए 40,000 रुपए या 50,000 रुपए मासिक कमा रहा है, वो वहां तक पहुंचा है। अब उसको जब मेडिक्लेम, मतलब ये पॉलिसी लेनी है, मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है, जब वो उस पर इतना जीएसटी देखता है तो उम्मीद करता है कि यार इस पर तो शायद कुछ मिल जाए, कुछ तो राहत मिल जाए। 18% तक जीएसटी उसको उस पर भरना पड़ रहा है, ये पॉलिसी इतने की और पैसे हो गए, ऐसी और जो व्यवस्थाएं हैं, तो ऐसी राहत की तो वो उम्मीद कर रहा है। अब क्योंकि सरकार ने एक बड़ा वो कर दिया है, जैसे हमें बताया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा, तो उस जगह पर कहीं हमें कोई राहत आगे दिखेगी? इसकी कोई संभावना है जब सरकार ने वहां पर राहत दे दी है बड़े, मतलब थोड़े से जो ज्यादा कमा रहे हैं उनको? वरुण जी, ये जो 1 लाख करोड़ का जो नंबर है, ये खाली इस चीज के लिए नहीं है कि इन्होंने टैक्स में ये 12 लाख कर दिया है इसके लिए। टैक्स पूरे बजट के अंदर जितने भी टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उनके अंदर जो पहले गवर्नमेंट को इनकम होती थी और जो इस साल में इनकम होगी, उसका जो डिफरेंस है वो एक बहुत बड़ा नंबर है, बट उसको दूसरी तरफ से वो पूरा करेंगे।
अगर आप देखें जो डेफिसिट है, जो खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, वो 4.8 से कम होके 4.4 रह गई है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि किसी जमाने में तो ये 3% थी, तो इसको और कम होना चाहिए था। लेकिन मैं आई विल कम बैक टू जो हमारे पैनलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि आम आदमी के लिए क्या है, और अगर ये रिलीफ मिला है तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला है जो टैक्स पे करते हैं। बट उसी टैक्स से जो ये लोग पे करते हैं जो दूसरे पिलर्स हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि इंजन फॉर एग्रीकल्चर, इंजन फॉर एमएसएमई, इंजन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, तो वो जो जो वो वाले जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जहां पे मखाना के लिए बोर्ड बनाया जा रहा है, जहां पे अटल स्कीम वाले स्कूल्स के अंदर स्कीम लगाई जा रही हैं, जहां पे प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पोर्ट बना रही है, एमएसएमई में आप छोटे छोटे लोन्स दे रहे हैं, 2 करोड़ का लोन दे रहे हैं उन लोगों को जिनके पास जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनकी इनकम है ही नहीं इस टाइम पे, जो शुरू कर रहे हैं अपना करियर। तो ये सब स्कीमें कहां से आ रही हैं? ये सब पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा उन लोगों से आ रहा है जो लोग टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स दो तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स के रूप में है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी के रूप में है। तो कोई भी इंसान जब बाहर जाता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है, और आज की डेट में लगता है कि हमारे को टैक्स लग रहा है जीएसटी, बट वो कंट्रीब्यूशन इज टुवर्ड्स द इकोनॉमी एज अ होल। उसी का फायदा उन सब लोगों को मिल रहा है जो ये छोटी छोटी स्कीमें और जहां जहां पे गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, तो ये सब पैसा वहीं पे यूज हो रहा है। तो ये जो 1 लाख करोड़ या जो भी वो कह रहे हैं कि सिर्फ टैक्स देने वालों को राहत मिली है, बट उनसे ये है कि अगर किसी से 100 रुपए लेने हैं, उससे 100 रुपए लेने के बजाय आप 90 रुपए ले रहे हो, लेकिन 90 रुपए आप खर्च कर रहे हो किसके ऊपर? वो जो लोग नहीं दे रहे हैं। सो ये एक थोड़ी सी विडंबना है, लेकिन इसी तरीके से समाज चलता है। तो जो लोग कमाते हैं उनसे कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, और जो लोग नहीं कमा पा रहे हैं उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। जी। जो जहां तक इंश्योरेंस का सवाल है, आई थिंक जो उन्होंने आज अनाउंसमेंट किया कि 100% एफडीआई आएगी, तो जितने भी लोग इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो बाहर की कंपनियां आएंगी, तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा, और इसके अंदर तो ये लोग प्रोवाइड करेंगे हर तरीके का इंश्योरेंस। अगर प्रधानमंत्री योजना को ही देखे तो हर आदमी के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम है, और जनधन स्कीम में अगर वो बैंक अकाउंट खोल रहा है तो उसको इंश्योरेंस स्कीम मिल रही है। तो ये मेरे ख्याल से काफी नपातुला और काफी सोचा समझा स्टेप है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग एनकरेज होंगे कि आप जाइए और इनकम टैक्स पे कीजिए। ठीक है पंकज जी, मैं आता हूं आपके पास, जरा एक बार राजकुमार जी से एक मैं रिएक्शन लूं। राजकुमार जी, अभी हम बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप जो बैंक से या पोस्ट ऑफिस से जो कमाई होती है उस पर अब बुजुर्गों के लिए 50,000 रुपए तक टैक्स नहीं था, अब 1 लाख रुपए तक टैक्स नहीं होगा, और एनएसएस को लेकर भी, नेशनल सेविंग स्कीम्स को लेकर भी कुछ चीजें की गई हैं। चुनाव तो खैर है ही, देश में हमेशा चुनाव है, बिहार का बहुत जिक्र हुआ है, इसको लेकर भी कई लोगों ने टीका टिप्पणी की है। पॉलिटिकली सरकार, आपको लगता है कि जिसे हम कहते हैं ये पॉपुलर बजट है ये कहें, या फिर जनहित का बजट इसे कह सकते हैं? सामने चुनाव को देखते हुए एक बजट पेश किया गया है। वरुण, बिहार में भी इसी साल चुनाव है, मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में। बिल्कुल अक्टूबर में। तो निश्चित रूप से इसे अगर एक लाइन में कहना हो तो पॉलिटिकली वाइज बजट है, जो कहीं ना कहीं जनहित का भी बजट है। जब पॉलिटिकली वाइज अगर आप होते हैं तो जनता के हित में आप स्टेप लेते ही लेते हैं, वो मजबूरी बन जाती है आपकी। अगर पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं, पॉलिटिकली वाइज हैं, तो आप जनता के हित को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा था कि ये शुद्ध अब क्यों आई। ये तो बहुत मोटा अर्थशास्त्र है, हमारे साथ 3 आर्थिक जानकार मौजूद हैं, कि जब आम आदमी की जेब में पैसा होगा, उसकी परचेजिंग पावर होगी, तभी वो मार्केट में पैसा लगाएगा, मार्केट में खर्च करेगा। जब मार्केट में पैसा आएगा तो इकोनॉमी को गति मिलेगी। देर से सही, पॉलिटिकल कंपल्सन में सही,
सरकार ने उस दिशा में कदम उठाया है, उसका स्वागत करना चाहिए। और जो टीडीएस की बात कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए एनएसएस की बात कर रहे हैं, इन पे ध्यान देना और भी ज्यादा जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी इकोनॉमी के जो बहुत फंडामेंटल्स रहे हैं उनमें एक सेविंग रही है। इंडियन सोसाइटी में सेविंग का पार्ट बचपन से पढ़ाया जाता है। अब आप देखें हमारी जो सेविंग का परसेंटेज है वो शायद अपने लोएस्ट उस पर होगा एंड पर, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। वो तब बढ़ेगा जब सेविंग स्कीम्स के लिए आप लोगों को एनकरेज करेंगे, ज्यादा ब्याज देंगे, ज्यादा इंसेंटिव्स देंगे। तो ये शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि बड़ी समस्या है महंगाई। आपने टैक्स पेयर को राहत दे दी, उसको महंगाई से लड़ने में इससे मदद मिल जाएगी, लेकिन जो बाकी आबादी है उसको महंगाई से लड़ने में, महंगाई की मार को झेलने में मदद कैसे मिलेगी? आपको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। आज हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं बस, तो हम मान लेते हैं ना कि 80 करोड़ लोग अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकते, तो हमको कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ाने के अवसर भी नए नए खोजने होंगे, उनको बढ़ावा देना होगा। बहुत लंबे तक जाता है और आपको एक साथ कई मोर्चों पर प्रयास करने होंगे। पॉलिटिकल क्वेश्चन कर लूं आपसे, दिल्ली का जो अपर मिडिल क्लास है प्रभावित होगा इस बजट से, आपको लगता है? मुझे लगता है बिल्कुल होगा। मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन मिडिल क्लास को लेकर के एक धारणा रही है कि वो हमेशा अपने हित के साथ संचालित होता है। आप उसको टैक्स रिबेट दे दें वो बहुत खुश हो जाएगा। तो पहले अपने बारे में सोचता है मिडिल क्लास, और ये बात आप सबके बारे में आप कह सकते हो। जिस तरह की फ्रीबीज हम स्टेट वाइज दे रख रहे हैं एक एक इलेक्शन के बाद, तो आप कह सकते हैं आम आदमी सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, उसके बाद समाज और देश के बारे में। मिडिल क्लास तो ये सोचता है राजकुमार जी, मिडिल क्लास तो ये सोचता है हमारे देश में कि हम, मतलब वही है भी कि हमें हर जगह से निचोड़ा जा रहा है, हमसे लेके गरीबों में भी दिया जा रहा है, बड़ों का जैसे आपने बोला उनका राइट ऑफ कर दिया जा रहा है, और हम पिस रहे हैं। सिर्फ हम ही हैं जो सेवा में सबसे आगे चल रहे हैं सरकार की। नहीं वरुण, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा हालात इसलिए बदले हैं, जब से जीएसटी आया है ना, तो जीएसटी का वजन जितना आप पर पड़ता है उतना एक रिक्शे वाले पर भी पड़ता है जी। मतलब एक तरह से वो कंजम्पशन टैक्स है जी। आप जो खरीद रहे हैं, जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर रहे हैं जी। लेकिन अब उससे बचा कोई नहीं है। जब तक खाली इनकम टैक्स था या सेल टैक्स था, तब तक बहुत सारी चीजें उससे बची हुई थी। जब से जीएसटी आया है तो हर आदमी, चाहे बिस्किट खरीद रहे हैं, चाहे पॉपकॉर्न जो नया आजकल एक वो चल गया था ट्रेंड, तो हर आदमी टैक्स दे रहा है। ये हमारी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स तो हर आदमी दे रहा है। नहीं सर, इनकम टैक्स देने वाले इस देश में जरूर 3.5-4 करोड़ लोग हैं। मेरे को अपनी फैमिली की मेडिकल पॉलिसी रिन्यू करानी थी, मैंने फोन किया एजेंट को, एजेंट ने कहा कि इतने रुपए। मैंने कहा इतने क्यों बढ़ गए, हमने तो क्लेम भी नहीं किया। उन्होंने कहा जीएसटी बढ़ गया है और इतना, मतलब इतना परसेंट जीएसटी लग रहा है। गडकरी कई बार, तो फिर वो सुन के जो भी मिडिल क्लास आदमी मेरे जैसा वो सोचता है यार क्लेम वगैरह इस तरह की जो पॉलिसीज हैं उन पे तो जीएसटी कम करो आप, ठीक है, या खत्म ही करो। वो तो आम आदमी की सुरक्षा के लिए। प्रवीण जी के पास आऊंगा एक बार, पंकज जी कुछ कहना चाह रहे थे इसमें। जी पंकज जी। नहीं, वैसे तो जो भी जो चीज़ मैं कहना चाह रहा था राजकुमार जी ने एड्रेस कर दी है। बस मैं ये वरुण जी कहना चाह रहा था कि भी आप जो बार बार कह रहे हैं कि ये दिल्ली इलेक्शन को देखते हुए किया गया है, नहीं मैं नहीं कह रहा, ऐसा मानना है कि ये गवर्नमेंट ऐसी है। नहीं चलिए, ये गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है, सरकार 1 लाख करोड़ का बोझ नहीं वहन करेगी। हाँ वो नहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जब जब बजट आया था पिछली बार, जब लोकसभा इलेक्शन से पहले जी, अगर गवर्नमेंट ने माइलेज लेना होता तो उस समय ये माइलेज लेती, परंतु ये गवर्नमेंट ने आज डिक्लेयर किया है कि ये एक एप्रोप्रिएट टाइम है, क्योंकि पहली 2 टर्म में मिडिल क्लास को कोई रिलीफ मिला ही नहीं था और ये काफी टाइम से एक्सपेक्टेड था। आप देखिए 3 तरह की क्लासेस है। आप एक है गरीब जनता जो कोई भी टैक्स नहीं देती, एक है मिडिल क्लास, और तीसरे कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर का पहली गवर्नमेंट आई थी मोदी, उसी समय से रिलीफ दे दिया गया था, और गरीब क्लास तो गरीब जो है वो तो दे ही नहीं रहा। तो ये ओवर ड्यू था जो रिलीफ जो इन्होंने मिडिल क्लास को देना था, और वो आज दिया गया है। हाँ, तो वही राजकुमार जी ने कहा ना कि ये ड्यू था भाई, ये देर से आया, ये आपको करना था।
हाँ, ओवरड्यू था जी जी Yes. जी चलिए, ये जो आपने चर्चा सुनी इस पर आपका कमेंट, उसके बाद मेरा एक सवाल आपसे, पहले आप अपनी बात रखें। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो सेविंग्स वाली बात जो राजकुमार जी ने बोली कि आजकल लोगों को सेविंग्स करने के लिए इनकरेज नहीं किया जा रहा, तो इसके पीछे एक बहुत डिटेल्ड थॉट प्रोसेस है। बहुत सारे पब्लिश हुए हैं पेपर्स इसके बारे में। जो यंग जनरेशन है आज की, वो जनरेशन सैलरी लेती है और उसको सेविंग नहीं करनी है, वो वहां अपने पैसे को खर्च करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा पुराना टैक्स रिजीम था जिसमें हम लोगों को अपने एनएससी में, एलआईसी में, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करके जो हमें बेनिफिट मिलते थे, हम लोगों को टैक्स कम लगता था। जो नई जनरेशन है वो ये कहती है कि आप हमारे से टैक्स लेना है लीजिए, लेकिन जो पैसा मेरे को मिल रहा है, आई वॉन्ट टू स्पेंड दैट मनी। और कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए वो अच्छा भी है कि वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता है, इंस्टेड के जाके कहीं पर जमा हो जाए। तो जो नया टैक्स रिजीम लाने का जो आइडिया था या उसके बिहाइंड जो थॉट प्रोसेस था, तो वो एक तो इन सब चीजों को सिंप्लीफाई करना और ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके हाथ में देना जो पैसे को कमा रहे हैं, सो दैट कि वो उस पैसे को खर्च कर सकें। ये मैं ऐड करना चाहता था पिछले पॉइंट में। आप अपना प्लीज क्वेश्चन पूछिए। सर, अब मेरा सवाल ये है कि हमने देखा जीडीपी की जो स्थिति है और जो इकोनॉमिक सर्वे ने जो प्रेडिक्शन किया है, जो अनुमान लगाया है, क्या ये जो बजट है जीडीपी को रफ्तार देने वाला है? भाई, पैसा हाथ में आएगा, परचेजिंग पावर होगी, डिमांड सप्लाई बढ़ेगी, हम सब जानते हैं, लेकिन जो एक सुस्ती है, उस सुस्ती को हटाने में ये बजट कितना कामयाब होगा? क्या क्या आपको हिंट मिल रहे हैं? अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें तो वहां से आपको हिंट मिल जाता है। जो इंडस्ट्री थी या जो कॉरपोरेट कम्युनिटी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उन लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस थी या जो उन लोगों ने जो उम्मीद की थी कि हमें ये वाला बेनिफिट मिलेगा या उस तरीके से मिलेगा, तो वो सब की जगह फोकस इस बार मिडिल क्लास की तरफ रहा है। जो कि पहले बजट में डिफरेंट होता था। पहले बजट में सारा फोकस डिफरेंट सेक्टर्स पे होता था। इस बार का सारा फोकस मिडिल क्लास और जो टैक्स पेइंग कम्युनिटी है उसके ऊपर है। तो शायद कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है या कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ ज्यादा फोकस रहा होता तो और अच्छा होता। लेकिन अगर आप देखें पूरी दुनिया के अंदर आज की डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या साइबर क्राइम है या जो इस तरीके से जो अपकमिंग चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम लोगों को उस तरफ फोकस करना चाहिए। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने थोड़ा उसको टच एंड गो किया है, लेकिन उसके ऊपर और फोकस हो सकता था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं कि हम लोगों को पूरा ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, दिवाकर पांडे जी, दो सवाल आए हैं मेरे पास, दोनों एक ही जैसे सवाल हैं, मैं पूछ लेता हूं। ये सवाल है कि क्या स्लैब 12 लाख रुपए के बाद शुरू होगा, एक, और दूसरा सवाल भी ऐसा ही है कि 12 लाख से ऊपर वालों को कितना टैक्स देना है? जहां तक बात हुई पहले सवाल की, क्या 12 लाख से ऊपर स्लैब शुरू होगा, तो ऐसा नहीं है। टैक्स बता रहा हूं कि जो पहले 2.5 लाख लिमिट थी उसको 4 लाख कर दी गई, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मतलब 4 लाख से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो इनकम अगर 12 लाख तक हमारी रुक गई, तब तो टैक्स देना पड़ेगा 0। मीन्स जितना टैक्स लगेगा सारा आपको छूट मिलेगा। धारा 87A, सेक्शन 87A में जितना जी पूरा छूट मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी 12 लाख से ऊपर हुई तो आपको टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो पहले टैक्स लगता था उससे कम लगेगा। टैक्स अभी भी उसको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो पहले 2.5 लाख थी उसको 4 लाख कर दिए, तो पहले तो वहां रिलीफ मिल गया। फिर जो पहले 5% था, 10% था, 15% था, उसमें भी रिलीफ उन्होंने दी है। तो पहले से जो टैक्स था, टैक्स का बेनिफिट सबको मिलेगा। जो 15, 20, 25 लाख तक कमा रहा है, सबको इस ऐलान से राहत है थोड़ी थोड़ी? जी बिल्कुल, जो 25 से 30 लाख तक कमाते हैं सबको राहत है। लेकिन जो 30 लाख से ऊपर है उनके लिए तो फिर 30% टैक्स हो जाता है, फिर तो लगभग सेम हो जाता है, लेकिन उनको भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। जी जी जी, ठीक है। अब राजकुमार जी, मुझे एक बात ये जाननी है कि पंकज जी ने कहा ये ओवर ड्यू था, ये देना था सरकार को, एक एप्रोप्रिएट टाइम आया, एक सही समय आया, सरकार ने कर दिया।
मांग थी। इस मांग के बाद क्या बदलाव आएगा मिडिल क्लास की धारणा में? मैं चलिए अपर मिडिल क्लास कह लेता हूं, क्योंकि वो कह रहे थे भी उससे पहले वाले तो दे ही नहीं रहे, तो जो दे ही नहीं रहे उनके लिए क्या यस क्या नो? जो दे रहे थे उनके लिए राहत है, जो दे रहे थे उनकी धारणा में यह बदलाव आएगा कि सरकार हमारे लिए सोच रही है। सोशल मीडिया पर तो माहौल ऐसा है, लेकिन सोशल मीडिया का माहौल जमीन पर भी होता है या नहीं, ये अलग बात है। सवाल पंकज जी से, मुझसे? राजकुमार जी आपसे है। जी जी, देखिए मिडिल क्लास की सोच में बदलाव तो निश्चित रूप से आएगा। और आप देखें, थोड़ा सा पीछे लौट जाएं तो मिडिल क्लास ट्रेडिशनली बीजेपी का सपोर्टर रहा है। कुछ कारणों से या कुछ क्षेत्रों में, लाइक दिल्ली की बात कर लें, उस पर आप कह सकते हैं डिबेटेबल इशू रहा कि एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के साथ भी जाता रहा। तो मिडिल क्लास की सोच में बदलाव आएगा, राजनीतिक रुझान में भी बदलाव आ सकता है, और राहत निश्चित रूप से है। जैसे अभी टैक्स एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि कोई भी स्लैब हो आपकी इनकम का, कम और ज्यादा, राहत तो सबके लिए है। और वो राहत इकोनॉमी में, मार्केट में, परचेजिंग पावर में दिखेगी, उसकी गति भी मिलेगी। लेकिन जब आप जो जीडीपी की बात कर रहे थे, वो सवाल बहुत बड़ा है। इस राहत से उस पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। जीडीपी की जो बड़ी चुनौतियां हैं, बाकी आर्थिक जानकार अगर उस पर राय दे पाए तो और भी अच्छा होगा। मुझे लगता है कि जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट नहीं करेंगे आप, और जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट नहीं करेंगे, हमारे देश में दो बड़े सेक्टर हैं जो जॉब क्रिएशन में बड़ी भूमिका निभाते हैं, और जीडीपी में भी अगर इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो जीडीपी की रफ्तार बढ़ेगी। जो तीसरी बड़ी चुनौती मैं देख रहा हूं वो है ट्रंप के अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में लौटने के बाद। वो लगातार जिस तरह की बात कर रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट की स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी नहीं रही है। आप पिछले कुछ साल का हाल देख लें, एक्सपोर्ट हमारा लगातार कम हुआ है, और ट्रंप के तेवर ये बता रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं होंगी जी। और जिस तरह से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, उसको हम थाम नहीं पा रहे हैं। तो इन मोर्चों पर जब तक हम कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठा पाएंगे, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे, तो जीडीपी के लिए पुरानी रफ्तार में लौटना आसान नहीं होगा। पर सरकार ने ये जो कदम उठाया है उसका एक तात्कालिक रिटर्न जरूर मिलेगा। हालांकि वो रिटर्न भी आपको अगले साल मिलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स लागू तो आपको 1 अप्रैल के बाद होना है जी। जो रिबेट और राहत जो मिलनी है उसके बाद मिलनी है। पर सही दिशा में एक स्टेप जरूर लिया है, और ये पहला स्टेप है। बड़ा स्टेप हो सकता है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे मोर्चों पर बहुत सारे स्टेप एक साथ लेने होंगे। जी, मैं समझ गया। ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। पंकज गुप्ता जी के पास चलते हैं। एक तो पंकज जी, ये जो बात हो रही है कि जीडीपी, उसकी स्थिति में सुधार को लेकर के बहुत ज्यादा उम्मीदें फिलहाल इस बजट से ना की जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ी सी एक दो चीजें बताना चाहूंगा जी। पिछली बार इलेक्शन ईयर था जी। और जो कैपेक्स एलोकेशन था, गवर्नमेंट लगभग उसका 75% ही उसको स्पेंड कर पाई। आप देखिए कि अगर गवर्नमेंट 1 रुपया खर्च करती है तो 50 पैसे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से आता है, परंतु गवर्नमेंट की अपनी एलोकेशन, जो पिछली एलोकेशन थी, वो पूरी की पूरी स्पेंडिंग नहीं हुई। तो इस वजह से अब गवर्नमेंट ने इस बार कैपिटल एलोकेशन भी कम की है, परंतु अब उसका फोकस, उसको जितना भी एलोकेट किया है उसको खर्च करने की तरफ होगा। अगर वो उसको प्रोडक्टिव वे से खर्च कर पाई, और जो अपने पब्लिक सेक्टर है अगर उनको भी एनकरेज कर पाई कि भी आप भी उस पर करें, तो जीडीपी दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ सकता है। परंतु अभी ये लग रहा है कि भी जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा कम रहने की संभावना है। ये जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं जिनका राजकुमार जी जिक्र कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सीधा धमकी दे रहे हैं टैरिफ की और बार बार ऐसी बात कर रहे हैं। कल परसों भी शायद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ब्रिक्स जो हैं वो ऐसा ना सोचें कि डॉलर के पैरेलल कुछ कर देंगे। तो इस तरह की परिस्थितियों में क्या ये चुनौतीपूर्ण समय है? ये क्वेश्चन मेरे से है जी जी। जी। हाँ, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ही अनप्रडिक्टेबल रहे हैं। देखिए, आज भी उन्होंने कुछ कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, चाइना के ऊपर लगाए हैं, मैक्सिको के ऊपर लगाए हैं, परंतु आप देखिए कि जब वो लगाते हैं टैरिफ तो दूसरा कंपनी भी रिटेलिएट करता है। और
जो ये टैरिफ वार है ये किसी के लिए भी हित में नहीं है, किसी भी देश के हित में नहीं है। तो देखिए डेफिनेटली इसका दिक्कत तो रहने वाली है, परंतु अभी तक भारत के ऊपर उन्होंने ऐसा कुछ स्टेप लिया नहीं है, पर अगर कुछ लेते हैं तो दोनों देशों को यह हित करेगा। जी जी। दिवाकर पांडे जी, यहाँ पर ये सवाल अब पूछा जा रहा है कि एक तरीका होता है, जैसे 12 लाख तक पे टैक्स नहीं है तो क्या 11,95 तक इनकम दिखाने वाले लोगों की संख्या बढ़ नहीं जाएगी अचानक, वो जो 2, 4, 5 हजार रुपए का एक लाइन से पीछे रहते हैं। मेरे पास तो जो सवाल आ रहे हैं बहुत ईमानदारी से, जो सर्कल है बड़े सामान्य मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं बहुत टेक्निकल बातें करता भी नहीं हूं ताकि सामान्य लोगों को सामान्य बातें समझ आए। भाई जब 5 लाख था तो 4,95 वाले बहुत थे, अब 12 लाख है तो 11,95 वाले बहुत होंगे, तो इस तरह की स्थिति तो रहेगी ना, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आने वाला। देखिए वरुण जी, आपने जो सवाल पूछा है बहुत जायज सवाल पूछा है और प्रैक्टिकल सवाल पूछा है जी। और ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो सैलरी क्लास वाले हैं, जो शेयर मार्केट वाले हैं, जिनकी एफडी इनकम होगी तो उनके पास तो ऑप्शन होंगे नहीं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो बिजनेस क्लास वाले हैं, वो जरूर कुछ ऐसा टैक्स प्लानिंग करेंगे कि उनका 12 लाख से कम हो। मतलब आपको लग रहा है कि ठीक है, लेकिन एक ये भी तो होता है ना कि जब सरकार ने दायरा 12 तक कर दिया है तो लोग शायद माल बोले कि चलो यार यहां तक तो ठीक है, यहां तक कुछ जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लोग होंगे या नहीं? आपके पास तो ऐसे लोग आते होंगे ना सॉल्यूशन मांगने। नहीं, बिल्कुल आते हैं लोग, कहते हैं कि इसको टैक्स करना है, इसको घटाना है, इसको बढ़ाना है, लेकिन हम तो उनको सीधा यही कहते हैं कि ये वो जमाना नहीं रहा, अब ये मोदी का युग है और अगर आप गलत करेंगे तो उसका भुगतान आपको 2 से 3 साल में ही करना पड़ेगा। पहले 6 और 8 साल बाद नोटिस आते थे, अब तो 1 साल के अंदर नोटिस आ रहे हैं। आपको बता दूं, अभी पिछले 3-4 दिनों के अंदर भारत सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे नोटिस दिए हैं जिन्होंने कुछ फर्जी क्लेम किए थे अपने इनकम टैक्स रिटर्न को, और 90,000 लोगों ने अपने इनकम टैक्स को रिवाइज किया है, टैक्स दिया है, तो वो चीजें गई कि जो अपने मनमानी करते थे। ठीक है, इसलिए नया रेजिम भी लाया गया है। जी जी जी। प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, तो प्रवीण जी आवाज आ रही है अब तक? ठीक है जी। पंकज जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी, पंकज जी बोलिए। हाँ, आपने दिवाकर जी से जो क्वेश्चन किया है इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहूंगा जी। देखिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर आप 12 लाख 1 रुपये भी आपकी इनकम आती है तो लगभग 62,000 के करीब का आपका टैक्सेशन हो जाएगा जी। अच्छा, जो ये सारी बेसिकली जो टैक्स की स्लैब बढ़ाई गई है, प्रैक्टिकली ये सैलरीड पर्सन के लिए बढ़ाई गई है। और सैलरीड पर्सन में भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में भी उनके पास कुछ ना कुछ अपने सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस करने की रहती है, परंतु सैलरी एम्प्लॉयज के बड़ी लिमिटेड ऑप्शन है। बाकी जो बिजनेसमैन हमेशा ही देखिए इनकम को तो मैनिपुलेट करता ही है अपनी। बाकी ये पार्ट ऑफ सिस्टम है, ये चलता भी रहेगा जी। ये सिस्टम चलता भी रहेगा, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है और उस तरह के सुधार आते भी रहेंगे। राजकुमार जी, जैसे अलग अलग वर्गों की हम बात कर रहे हैं, अभी चर्चा शुरू होने से पहले बात हो रही थी हमारे एक मित्र से, उनका ये कहना था, एज इट इज शब्द बता रहा हूं, कि हर बार उम्मीद जगा दी जाती है किसान सम्मान निधि को लेकर कुछ नया होगा और हर बार उसका जिक्र नहीं होता है। तो एक वो वर्ग भी है जो ये सोच रहा था कि भाई जो 6,000 है शायद उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए, बहुत समय से 6,000 है और इस बार भी कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने एक तरह से अपनी निराशा जाहिर की। देखिए वरुण जी, सरकार की भी अपनी सीमाएं होती हैं जी। उम्मीदें हर वर्ग की होती हैं, पर सरकार के पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं और सरकार ने वेलफेयर के नाम पर जो कुछ स्कीम शुरू कर रखी हैं या चुनावी दबाव में जो फ्रीबीज बांटनी पड़ रही हैं, उसका भी दबाव अंततः तो बजट पर ही आता है, उसी खजाने पर आता है। जहां तक किसान सम्मान निधि की बात है, मुझे लगता है उसके बारे में सोचना चाहिए था। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, 2 सेक्टर ऐसे हैं जो देश की इकोनॉमी की गति भी बढ़ा सकते हैं, जीडीपी की गति बढ़ा सकते हैं और जॉब क्रिएशन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जी। अभी लेटेस्ट आंकड़ा था, एक टाइम में तो करीब 60% आबादी
एग्रीकल्चर पर निर्भर करती थी रोजगार के लिए, जीवन यापन के लिए, अभी भी वो आंकड़ा करीब 35 और 40% के आसपास है। तो इन सेक्टर्स के बारे में सरकार को निश्चित रूप से टॉप प्रायोरिटी पर सोचना चाहिए। और किसान सम्मान निधि से भी आगे मैं ये कहूंगा कि एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाने की जरूरत है। आप उसको ऑक्सीजन पर मत रखिए, आप उसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करिए। किसान को उसकी लागत का सही मूल्य मिल जाए और उचित मुआवजा इतना मिल जाए कि उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त तो मुनाफा इतना मिल जाए उसको लागत पर, वो कोशिश करनी चाहिए। तो न सम्मान निधि की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कर्ज माफी की जरूरत पड़ेगी। आप सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करें हर सेक्टर को, तो वो ज्यादा जरूरी है। जी दिवाकर जी, जब तक प्रवीण जी जुड़ते हैं, मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या बजट के इतिहास में 7 लाख से 12 लाख पे आना सबसे बड़ा जंप है? ये इतना बड़ा जंप मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, 7 लाख से 12 लाख पे आना बहुत बड़ा जंप है। और हमें इस बजट को थोड़ा गहराई से समझना चाहिए कि खाली ये जो 12 लाख का स्लैब है, खाली यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे स्किल डेवलपमेंट है, उसके बाद जो अभी हमारे राजकुमार जी कह रहे थे, सिंह साहब, कि जो किसान हमारे निराश हैं, तो किसान को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका जो केसीसी था, किसान क्रेडिट कार्ड था, उसकी सीमा 3 लाख से 5 लाख की गई है। तो ये भी उनके लिए एक अच्छा संकेत है कि उसका लाभ ले सकते हैं, वो ज्यादा पैसा ले सकते हैं अपने पूंजी के लिए। जी ठीक है। जी। पंकज जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी पंकज जी। वरुण जी, मैं जो राजकुमार जी की बात है और आपने क्वेश्चन किया किसान सम्मान निधि का, मैं एक बड़ी बात कहने वाला हूं, हो सकता है वो कंट्रोवर्शियल भी हो। देखिए, हमें अपने समाज को ईमानदार होने की जरूरत है। आज की डेट में क्या है कि जिन किसानों के पास जमीन है वो तो इतने अमीर है, क्योंकि जमीनों के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि उनको इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत उसको है जो पट्टे पे लेके खेती कर रहा है। परंतु क्या है, आज जितने भी पॉलिटिशियंस भी है, इनकम कहीं और से ले रहे हैं, परंतु इनकम एग्रीकल्चर से दिखा रहे हैं। जिस दिन हमारे देश में ईमानदारी आ जाएगी, जिस दिन पॉलिटिशियंस में ईमानदारी आ जाएगी, किसानों में आ जाएगी, आम आदमी में ईमानदारी आ जाएगी, तो जो 6,000 या 8,000 या 12,000 रुपए वाली बात है, अगर गवर्नमेंट 1 लाख रुपए भी जरूरतमंद किसान को देगी तब भी बजट एफिशिएंट नहीं होगा जी। परंतु क्या है कि आज हर तरह किसान जिसकी करोड़ों रुपए की जमीन हो चुकी है वो भी उसको ले रहा है। ठीक है पंकज जी, एक अलग क्वेश्चन है लेकिन है तो मैं आपसे पूछ लेता हूं। रोजगार एक मुद्दा रहा है, जॉब क्रिएशन का इस बजट में कहीं कोई प्रावधान दिख रहा है? सेक्टर्स को कहीं ऐसा मोटिवेशन सरकार से मिल रहा है कि जॉब क्रिएशन हो? देखिए वरुण जी, जिस समय हम लोग बजट देखने बैठे तो हम भी सोच रहे थे कि जो पिछली बार गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन किया था कि जो स्किल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो इंटर्नशिप प्रोग्राम करेंगे, तो उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट कुछ डिटेल में बताएगी कितने लोगों को एम्प्लॉयड किया, कितने लोगों ने ये स्कीम ऑप्ट की। परंतु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसा कोई भी प्रोविजन इसमें बजट में नहीं दिखाई दिया। हाँ, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में बताया गया कि हम 3 से 5 करोड़ करेंगे, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, या लेदर इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट देंगे, पीएलआई स्कीम वगैरह करेंगे। देखिए, इनडायरेक्ट प्रोविजंस तो किए गए हैं, पर एज सच कोई डायरेक्ट प्रोविजंस इसमें दिखाई नहीं दिया बजट में। जी प्रवीण कुमार जी, आपका इंतजार कर रहा था मैं ये जानने के लिए कि ये टैक्स, ये व्यवस्था जिस पर खूब चर्चा हो रही है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, एक राहत है, लेकिन क्या मार्केट के अंदर वो बहार, वो रफ्तार, वो रंगत दिखाई देगी जिसका बहुत समय से इंतजार हो रहा है, और उस रंगत का इंतजार सब कर रहे हैं मार्केट में? संभावनाएं कितनी हैं? वरुण जी, जो जिस रंगत की आप बात कर रहे हो वो उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है और वो धीरे धीरे आती है। एंड आई थिंक जो गवर्नमेंट का विजन है, जो 2047 का विजन है, या जो 2000 विकसित भारत बनाने का जो विजन है, उसके लिए लंबी जर्नी है, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये एक बहुत जरूरी स्टेप था कि जो मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स बर्डन इंक्रीज होता जा रहा था उसको फोकस में रख के उनको रिलीफ दिया जाए, और फिर बजट के अंदर जो बाकी प्रोविजन किए गए हैं, जो इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं,
चाहे वो एमएसएमई है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो आईटी है या इन्वेस्टमेंट्स है, उनके थ्रू धीरे धीरे करके ये एक डायरेक्शन में जा रहा है। आई थिंक द जो इन्होंने काम किए हैं और जो उन कामों से जो चीज अचीव हो रही हैं वो अनइमेजिनेबल है। आप देखिए, जब ये जन धन और ये जो छोटे अकाउंट खोलने की जो बात हुई थी, तो करोड़ों लोगों ने बैंकों के अंदर अपना अकाउंट खोला, करोड़ों लोगों ने अपना इंश्योरेंस का स्कीम लिया। और जो जो हमारे देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हमारी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करके देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया गया। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये सब चीजें धीरे धीरे रिजल्ट आ रही हैं। और जो स्किल डेवलप करने की बात है, अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रास रूट लेवल पे ये जो अटल टिंकरिंग स्कीम है जो स्कूलों में शुरू की जा रही है, तो बच्चों को स्कूलों में ही एक तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि वो अपने अपने दम पर खड़े हों और सेल्फ एम्प्लॉयड बने, और ना केवल सेल्फ एम्प्लॉयड बने बल्कि दूसरों को जॉब्स भी दें। तो जो माइंडसेट था कि हमारे हिंदुस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम था, वो हर बच्चा जो पढ़ रहा है उसको नौकरी चाहिए, ये वाला माइंडसेट होता था। लेकिन आज की डेट में जो हमारा जो माइंडसेट चेंज हो रहा है, वो नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला माइंडसेट बन रहा है। तो अगर स्टार्टअप्स को एनकरेज किया जा रहा है, एमएसएमई को एनकरेज किया जा रहा है, माइक्रो इंडस्ट्री को लोन दिए जा रहे हैं, या स्किल जो वुमेन पावर है उसको एम्पावरमेंट किया जा रहा है, तो ये सब एक डायरेक्शन में चल रहे हैं जिसमें कि यही लोग आगे जाके नौकरियां इंक्रीज करेंगे, नौकरियां देंगे। तो तो ये एक एक फंडामेंटल चेंज है जिसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, एक कंक्लूसिव रिमार्क राजकुमार जी से लेना है मुझे। राजकुमार जी, अभी क्लेम करने का सिलसिला शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हमारा प्रेशर, हमने जो नीतियों की आलोचना की उसकी वजह से सरकार को यह करना पड़ा, ये विपक्ष की जीत है, या तमाम तरह की जो बातें हैं वो हो रही हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार ने एक्सपेक्टेशन से कहीं आगे जाकर, संभावनाओं से, उम्मीदों से आगे जाकर के एक सरप्राइजिंग एलिमेंट छोड़ा? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि जो मिला है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उम्मीदों से ज्यादा मिला है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा है जी। और जहां तक अपोजिशन के क्लेम की बात है, देखिए पॉलिटिक्स में ये तो होता ही रहता है, सहमत का खेल चलता है। लेकिन अपोजिशन के दबाव में सरकार कोई स्टेप लेती है, इस तरह के इंसेंटिव देती है, ऐसा होता नहीं है। सरकार की अपनी कैलकुलेशन होती है। जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल वाइज होना बुरी बात नहीं है। जब आप पॉलिटिकल वाइज होते हैं, पॉलिटिकली सेंसिटिव भी होते हैं, और कहीं ना कहीं आप जो स्टेप्स लेते हैं वो जनता के हित में होते हैं। सरकार की प्रायोरिटीज आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सरकार चाहती जरूर यही है कि लोगों की स्थिति बेहतर हो, इकोनॉमी की स्थिति बेहतर हो। कई बार आपकी प्रायोरिटीज आगे पीछे हो जाती हैं। तो मुझे लगता है सही दिशा में सही स्टेप है, देर से लिया गया है लेकिन सही स्टेप और उम्मीद से ज्यादा दिया गया है। चलिए, बाकी इसके परिणाम आना इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके जो फर्दर स्टेप्स हैं इकोनॉमी से जुड़े हुए, उनमें कितनी कंटिन्यूटी नजर आती है। जी पंकज जी, माफी चाहूंगा, समय नहीं है मेरे पास। तो ये हम चर्चा कर रहे थे, समझ रहे, तो उम्मीद है आप लोगों के सभी सवालों के जवाब हमने लेने की कोशिश की, वो मिले होंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ना देख रहे थे खास पेशकश। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।